सभी सम्मानीय दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो हमें स्वस्थ रखने में सहायक होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वो भी जानकारी अपनाएं और अपने परिवार को स्वस्थ व निरोग बनवाएं। दोस्तों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स या नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार, सांस और मन का संबंध। उसके बाद जानते हैं कैंसर को कैसे ठीक करें, वो भी बिना दवा के। मित्रों, आज जो आपको हम कैंसर का नुस्खा बताएंगे वो बिना दवा के है और 100% फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के स्टेज को किसी भी प्रकार का कैंसर हो, कहीं का भी हो, दोस्तों 100% 15 से 20 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर आपने इसका सही ढंग से, जैसे हम बताएंगे, आप प्रयोग कर दिए 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएगा। मित्रों, सब जानते हैं कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में ही इलाज इसका है, एलोपैथ में कोई इलाज नहीं। तो दोस्तों, आज अभी हम बताते हैं, लेकिन चलिए सुनते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। और दोस्तों से एक विनम्र निवेदन है, इस जानकारी को पूरे वर्ल्ड में वायरल कर दीजिए मित्रों, क्योंकि कैंसर आज एक महामारी का रूप ले चुका है। करोड़ों लोग हर साल कैंसर से हाथ धो रहे हैं। तो दोस्तों, बचाया जा सके, लोगों के पैसे खर्च करने से और उनकी जान को बचाया जा सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए मित्रों। फिर अभी बात करते हैं आगे। चलिए पहले सुनते हैं विचार। संसार में जीवन जीने के बहुत से संबंध होते हैं। इन संबंधों में सांस और मन का संबंध एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। जहाँ दो परिवारों के सदस्य के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिश्ता बनता है। यह रिश्ता स्वाभाविक रूप से प्रेम, सम्मान और संबंधों का पालन करने के लिए होता है, लेकिन कई बार इसमें विवाद और कलह उत्पन्न होते हैं। भगवान गौतम बुद्ध, जो एक प्रमुख बौद्ध धर्म के धर्मगुरु थे, वह मनुष्य के मन के महत्वपूर्ण तत्वों को जानने का प्रयास किया और इसे संघर्षों से मुक्त करने के उपायों को भी बताया। आज हम जानेंगे भगवान गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण से श्वास और मन के संबंध को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन और विचारधारा। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है, नागर नगर में जन्मे थे। उनके पिता सुखदन नामक एक राजा थे और उन्होंने अपने पुत्र को सभी दुखों से बचाने की कोशिश की। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ गौतम ने अपने पैरों के चरण में एक बूढ़ी सन्यासिनी को देखा, जिसने उन्हें मार्गदर्शन दिया कि जीवन में दुख होना स्वाभाविक है और उससे मुक्त होने का उपाय ढूंढना चाहिए। इस प्रेरणा से सिद्धार्थ गौतम ने घर छोड़ दिया और तपस्या में व्यक्त हो गए। तपस्या के दौरान सिद्धार्थ गौतम ने मानसिक शांति, उच्चतम ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति के लिए जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों को गहराई से विचार किया। वह संसार में दुख के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि मनुष्य का मन उसके दुखों का मुख्य कारण है। उन्होंने दिया गया था कि मन की आपाधापी में जीवन का सच्चा अर्थ नहीं होता और यह व्यक्ति का वंदना में बाधा देता है। भगवान गौतम बुद्ध ने मन की शांति और मुक्ति के लिए मनन, ध्यान और धारणा की महत्वपूर्णता को बताया है। इन प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति मन के वश में होता है और दुखों से मुक्त होता है। सांस और मन का क्या संबंध है, इसे जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सांस और मन का संबंध परिवार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। यह एक ऐसा संबंध है जिसमें दो परिवारों के सदस्यों के बीच प्रेम, सम्मान और संबंधों का पालन करना होता है। भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन में मन मनुष्य की विविधता
और व्यक्तित्व का केंद्र है। यह व्यक्तित्व व्यक्ति के आचरण, विचार और भावनाओं का स्रोत होता है। इस प्रकार मन से जुड़े संबंध व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं और सांस और मन के संबंध भी उसकी प्रकृति, व्यक्तित्व और जीवन प्रणाली पर प्रकाश डालते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार सांस और मन का संबंध उद्दीपना और संबंधों की अवधारणा के साथ संबंधित है। वह मानते हैं कि मन में उद्दीपना की अवधारणा शुरू होती है जब हम अन्य व्यक्तियों के साथ संवाद करने और उनके साथ समय बिताने की क्षमता बनाते हैं। एक समझदार सास अपने दाम्पत्य और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध करने, उनकी बातें सुनने, उन्हें समझने, उनके साथ बिताए गए समय को महत्व देने के माध्यम से उद्दीपना का रोल निभा सकती है। यह उनकी संवेदनशीलता, समझ और समर्पण की प्रतीक होती है। विपरीत एक असंवेदनशील और अवहेलनापूर्ण सास संवेदनशीलता की कमी, अवगुण और अनदेखी का प्रतीक होती है। ऐसी स्थिति में मन को उद्दीपना की आवश्यकता होती है जिसमें संवाद, समझ और ध्यान के माध्यम से संबंध सुधारे जा सकते हैं। इस प्रकार सांस और मन के संबंध का संबंध संवाद, समझ और समर्पण के साथ जुड़ा होता है। सांस और मन के संबंध की महत्वपूर्णता। सांस और मन के संबंध की महत्वपूर्णता को समझने के लिए हमें अपने संबंध की महत्वपूर्णता को समझना होगा। संवाद एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें दूसरे व्यक्तियों को समझने और समझाने में मदद करता है। एक अच्छा संवाद युक्ति दूसरों की भावनाओं की समझ में मदद करता है और उनके साथ अच्छी तरह से संवाद करने के लिए स्वाधीनता प्रदान करता है। सांस और मन के संबंध में एक अच्छा संबंध एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि इसके माध्यम से सास और अपने दाम्पत्य परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से अपनी बहू का नवविवाहित बहू के साथ संवाद कर सकती है। एक अच्छा संवाद संबंधों में स्थिरता, विश्वास और प्रेम का निर्माण कर सकता है और उन्हें बेहतर रूप से समझने में मदद कर सकता है। संवाद के अलावा मन की स्थिरता और स्वाधीनता भी महत्वपूर्ण है जो सांस और मन के संबंध को सुगम बनाने में मदद करते। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार मन की स्थिरता और स्वाधीनता के लिए ध्यान और धारणा आवश्यक है। ये प्रक्रियाएं मन को विचारों को, भावनाओं और प्रवृत्तियों के नियंत्रण में मदद करती है और उसे साफ और मन के संबंध में संतुलन और शांति की स्थिति में ला सकती है। गौतम बुद्ध ने मन की स्वाधीनता के बारे में बताया है और उसे मनुष्य के दुखों से मुक्ति का माध्यम भी बताया है। वह मानते हैं कि मन की स्वाधीनता से मनुष्य अपनी आत्मा को अनंतता, शांति और सुख की अनुभूति कर सकता है। मन की स्वाधीनता से जुड़े योगाभ्यास और मेधावी अभ्यास जीवन के सभी क्षेत्रों में सांस और मन के संबंध को सुधार सकते हैं। मन की स्वाधीनता और संवाद के साथ एक अच्छे सास दामाद संबंध में अद्यतन विचार और समझ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब एक सास अपने मन की स्थिरता को समझती है और संवाद के माध्यम से अपने दामाद की भावनाओं को समझती है तो उसे अपने संबंधों को अद्यतित करने का समय और संवेदनशीलता प्राप्त होती है। विशेषकर एक अच्छे संवाद द्वारा साफ अपने मन की स्थिरता को संभाल सकती है और उसके द्वारा संबंध में मदद कर सकती है। सांस और मन के संबंध को मजबूत और अस्थायी बनाने के लिए सांस को मन की स्वाधीनता को समझने, संवाद के माध्यम से बातचीत करने और संवेदनशीलता की गहराई के महत्व को समझने की ज़रूरत होती है। संवेदनशीलता, समझ, समर्पण और सम्मान के माध्यम से सांस और मन के संबंध में सुख, संघर्ष और समानता की स्थिति प्राप्त होती है। सांस और मन के संबंध की सुखद प्रकृति को संघर्षों से मुक्त करने के लिए भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को मार्गदर्शन दिया कि मन की स्थिरता और स्वाधीनता
की बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाओं का अभ्यास करें। ध्यान, धारणा और मेधावी अभ्यास मन को शांति और उद्दीपना की स्थिति में ले जाते हैं और सांस और मन के संबंध को सुगम बनाते हैं। संक्षेप में कहे तो सांस और मन का संबंध गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण से समझने पर प्रकाश डालता है कि एक अच्छा संवाद मन की स्थिरता, स्वाधीनता और संवेदनशीलता को विकसित करने का माध्यम है। सांस को मन की स्वाधीनता, संवाद, कौशल और संवेदनशीलता को समझने की आवश्यकता होती है ताकि वह सांस और मन के संबंध को सुगम बना सके। भगवान गौतम बुद्ध द्वारा सुझाए गए ध्यान, धारणा और मेधावी अभ्यास मन की स्थिरता और स्वाधीनता को बढ़ावा देते हैं और सांस और मन के संबंध को सुगम और अस्थायी बनाते हैं। सांस और मन के संबंध का समझना हमें संगठित, समझदार और समर्पित परिवारों संबंध विकसित करने में मदद करता है। यह संबंध प्रेम, सम्मान और संबंधों के मूल्यों को प्रकट करता है और परिवार में एक उच्चतम सुख और समृद्धि की स्थिति बनाता है। सांस और मन के संबंध को समझने के माध्यम से हम अपने परिवार में संपूर्णता और समर्पणता का अनुभव कर सकते हैं और जीवन में सुख और संघर्ष के माध्यम से स्थितियों का सामना कर सकते हैं। सांस और मन के संबंध को समझने में अभियांत्रिकी, मनोविज्ञान और धार्मिक दृष्टिकोण सहायक हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हम अपने अंतर्मन की अच्छी तरह से समझें और सांस और मन के संबंध में प्रेम, सम्मान, समर्पण की अनुभूति करें। सांस और मन के संबंध का सच्चा महत्व फिर यह जब आता है जब हम उसे प्राथमिकता देते हैं और उसे सुरक्षित, सुखी और समृद्ध बनाने के लिए कार्यशील रूप से काम करते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे क्या है मन और सांस का संबंध, सांस और मन का संबंध। मित्रों, अब हम जानते हैं कैंसर को जड़ से ठीक कैसे करें। दोस्तों, इससे लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श करना होगा, अपने दिनचर्या के बारे में समझना होगा। फिर हम मेन टॉपिक, तो दिनचर्या पहले हमें ये समझने की ज़रूरत होती है हमारे अंदर कैंसर की उत्पत्ति कैसे होती है। क्या हम कैंसर से बच सकते हैं? क्या कोई ऐसा उपाय है कि हमें कैंसर हो ही ना? अगर कैंसर हो भी गया है तो उसका भी समाधान बताएंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है मेरे शरीर में कहीं पे भी कोई कैंसर क्यों होता है। कैंसर के दोस्तों सेल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में कैंसर को उत्पादित करते हैं और हमारे ही बीच में, हमारे ही किचन में कुछ ऐसे मसाले हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं, कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो कि कैंसर के सेल को 100% ख़त्म कर सकते हैं और ये पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जो कैंसर के सेल को मार सके। लेकिन उसके पहले हमें समझना होगा कि हमारे शरीर में कैंसर की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे मित्रों, हमारा शरीर 3 दोषों से बना है, हमें ये जानने की ज़रूरत है और ये जानने की ज़रूरत है कि आज की लाइफ स्टाइल आपकी क्या है। पहले कैंसर क्यों नहीं होता था? पहले के लोग आज भी कहते थे कैंसर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, जितने भी गंभीर बीमारियां हैं ये बड़े लोगों को होती थी। बड़े लोगों ऐश आराम से रहते थे, वो ऐसे ऐसे खाना खाते थे जिसके कारण उन्हें होता था, गरीबों को नहीं होता था। लेकिन आज ये गरीबों को भी अपने चपेट में ले रहा है। आखिर क्यों ले रहा है? क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल, आज की युवा जो है वो शहर वाली लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं। खान पान से लेकर ऐशो आराम तक सबसे बड़ा मुख्य कारण है। दूसरा है आज की रासायनिक खादें। आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें रासायनिक खादों, कीटनाशक का प्रयोग नहीं हो रहा है और वो सारी चीज़ें विषैली होती जा रही हैं। ऊपर से कुछ घूसखोर, कुछ दलाल, कुछ ऐसे लालची हमारे समाज में पड़े हुए हैं, उसमें ऊपर से मिलावट कर देते हैं जिसे हमें आपको खाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं। तो इन सबसे आपको बचना है तो दोस्तों बाहर की चीज़ों को आपको छोड़ना होगा।
अगर आपको कैंसर से बचना है, और जो प्रमुख कारण है, अगर लीवर में कैंसर हो रहा है या सही शरीर में कहीं भी कैंसर के सेल्फ पनप रहे हैं, सेल्फ तो पाए जाते हैं लेकिन ये हावी कब होते हैं, जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, यानी कि रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों कम होती है? या तो हमें उससे टाइप में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, या हमारा प्रकृति के साथ जुड़ाव कम है, इसको एक संक्षेप भाषा में समझ लेते हैं। 2 पेड़ आप ले लीजिए मित्रों, 2 पेड़, एक पेड़ को आप लगा दीजिए बाउंड्री घिरा के घर के अंदर, और एक पेड़ को आप लगा दीजिए खुले आसमान में बाहर। तो दोनों में कौन मजबूत होगा? जो आपने घर के अंदर लगाया है वो पेड़ तो शुरुआती तौर में अच्छा दिखेगा, बढ़िया सा पौधा निकलेगा, लेकिन उसका विकास उतना बढ़िया से नहीं होगा। वो पेड़ ऊपर सीधे चला जाएगा, क्योंकि वो पेड़ खींचता हुआ ऊपर जाएगा। उसे सूर्य की रोशनी चाहिए, उसे हवाएं चाहिए, अभी तो सुरक्षित है, और उसे जल्दी से रोग लग जाएगा। वो पेड़ जल्दी, उसकी उम्र जल्दी कम हो जाएगी। और जो पेड़ आपने बाहर लगा दिया है, बाहर फील्ड में लगा दिया है, वो सूर्य की रोशनी सह रहा है, हवाओं के झोंके को सह रहा है, लोग उधर से आ जा रहे हैं, उसे भी कुछ तोड़ मड़ोड़ कर रहे हैं, लेकिन वो पेड़ नीचे जड़ से बहुत मजबूत होगा, क्योंकि वो सारे झोंकों को सह रहा है, सारे कठिनाइयों को सह रहा है, वो मजबूत होगा। आज वही हमारी लाइफ स्टाइल है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं मित्रों, उन्हें तो सूर्य का दर्शन ही नहीं होता। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से फिर शाम को निकलते हैं, शाम को अपने घर आते हैं, देर रात तक टीवी देखना, मार्केट में घूमना, कोई दिनचर्या नहीं है। और फिर जब 11 से 12 बजे, कितने लोग तो ऐसे मिलते हैं मित्रों, 2 बजे वो सोने जाते हैं। तो 2 बजे वो जब सोने जाएंगे तो उनके जागने का समय क्या है? 8-9 बजे, 10 बजे, 8-9 बजे, 10 बजे उठे, फड़फड़ स्नान किए, अपना ऑफिस के लिए रेडी हुए, निकल दिए। उन्हें धूप का संपर्क ही नहीं पाता, तो आपकी इम्यूनिटी क्या होगी? वीक हो जाएगी। ये सारे बहुत कारण, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया आज की लाइफ स्टाइल। आदमी घर का खाना कम खा रहा है और बाहर का खाना ज़्यादा खा। बाहर के खाने में क्या है, लोग ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मिलावट करते हैं, और जो मार्केट में सामान भी मिलता है वो सारे मिलावट होता है। और उधर किसान क्या करता है, ज़्यादा पैदावार के चक्कर में रासायनिक खादों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, जो कि सारे चीज़ों को विषैला बना दे रहा। बहुत सारे कैंसर के कारण है। और ऊपर से एक तो हमारी शरीर वीक है। आप देख लीजिए, जो एक नॉर्मल वैल्यू आदमी की उम्र मानी जाती 100 साल तक जिंदा रहेगा, लेकिन वही आज 50 से 60 साल पे सिमट जा रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जा रहा है। और जब गंभीर बीमारी का शिकार हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक उनकी उम्र कम हो जाएगी, काल के मुंह में जा रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों से बचने के आपको पास उपाय हैं, आप बच सकते हैं। ये आपको वो सारी लाइफ स्टाइल छोड़ दीजिए, पहले वाली लाइफ स्टाइल पे आ जाइए। घर का खाना खाइए। आप जो भी तेल यूज कर रहे हैं, आप क्या यूज कर रहे हैं? तेल रिफाइंड, डालडा, जो कि एक पॉइजन का काम कर रहा है। रिफाइंड सब जगह कहा जाता है कि भैया ये रिफाइन है और ये डबल रिफाइन है। तो रिफाइन क्या है? रिफाइन किया गया है, और रिफाइन करने में 10 से 12 तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं। 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। इसमें सारे कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं। बचता क्या है? बेड कोलेस्ट्रॉल। हमारे शरीर को क्या चाहिए? गुड कोलेस्ट्रॉल। और जब हमारे शरीर को गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, बेड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, तो बेड कोलेस्ट्रॉल वही हमारे नसों में जाके जमता है। तो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम गंभीर बीमारियां होती हैं। और वो बीमारियां कभी कभी और बढ़ती जाती है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी वीक हो जाता है, तो जो हमारे शरीर में कैंसर के सेल हैं, वो कैंसर के सेल हावी हो जाते हैं। तो आपको बाहर की चीज़ें छोड़ना होगा, तेल, रिफाइंड, डालडा छोड़ना होगा। अगर इस पर विस्तार से बात किया जाए दोस्तों, घंटों लग सकते हैं। और मित्रों, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और पूरा जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे कि चलो अभी
दवा का नाम बता दें, दवा का नाम हम सुन लें, तो दोस्तों इलाज ऐसे नहीं होता। पूरा बायोग्राफी समझना पड़ेगा, पूरा उसके कॉन्सेप्ट को समझ। तो आपको स्वस्थ और निरोग रखना है तो आपकी बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए और आप अपने घर की चीज़ें खाइए। चाय, समोसे, पकौड़ी, बिस्किट, जो कुछ भी आप खा रहे हैं, इस सब में क्या डाला जाता है? इसे सुरक्षित रखने के लिए कोई ना कोई प्रिवेंट डाला जाता है, कलर डाला जाता है, और हम थोड़ा थोड़ा कलर और प्रिवेंट, एक कीटनाशक दवाएं इसमें पड़ती है जिससे सुरक्षित रहता है। अब आप है घर की रोटी बासी 1 टाइम से 2 टाइम नहीं खा सकते हैं, लेकिन आप टोस्ट और ब्रेड क्यों खा रहे हैं? 3-3 महीने इसकी एक्सपायरी पड़ी है, 6-6 महीने बिस्किट पड़ा है। बिस्किट किससे बना है? मैदे से बना है, और इसे तेल में छान दिया गया है इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए। तो आप वही मैदा 1 दिन की बनी पूरी नहीं खा रहे हैं और 6-6 महीने का बिस्किट क्यों खा रहे हैं? क्यों खा रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे? ये हमारे शरीर के कुछ ना कुछ रोग तो उत्पन्न करेंगे। ये सारे कीटनाशक जाएंगे, आर्टिफिशियल कलर जाएगा, और थोड़ा थोड़ा करके कुछ टॉफ़ी में, कुछ बिस्किट में और कुछ चाय नमकीन में, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा ही पॉइजन तो आपके शरीर में जा रहा, तो कहाँ से होगा? तो आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो मार्केट की सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। सीधी सी बात में, धूम्रपान करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए, अल्कोहल लेते हैं तो उसे त्याग दीजिए। क्या रखा है उन सब में? कुछ मत खाइए, स्वस्थ और निरोग रहेंगे। बाहर की चीज़ छोड़ना है, स्वस्थ और अपने आप को एक्टिव रख। एक 3 खतरनाक चीज़ और है। सफ़ेद नमक, इसे छोड़ दीजिए, सेंधा नमक लीजिए, काला नमक लीजिए, और चीनी सबसे ज़्यादा कैंसर कारक होते। चीनी को छोड़ दीजिए। चीनी में सल्फर मिलाया जाता है और इसको 10-12 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, 10-12 प्रोसीजर के गुजरना पड़ता है, और इसमें तरह तरह के केमिकल डाले जाते हैं इसे साफ़ करने के लिए। इसे क्यों आप खा रहे हैं? देसी गुड़ खाइए, राब खाइए, जो मिलता है उसे खाइए। नहीं तो इसके स्थान पे अगर आप सफ़ेदी खाना चाहते हैं तो धागे वाली मिश्री खाइए, आपकी चीनी से सुरक्षित है। और दोस्तों इसके बाद आपको क्या छोड़ना है? मैदा। मैदा बिल्कुल मत खाइए, और मैदा से जितनी भी बनी चीज़ें हैं उसे कम से कम खाइए, और आपका शरीर जितना ऑब्जॉर्व कर सके उतना ही खाइए, ओवर मत खाना है। भूख से हमेशा 70% ही खाना खाइए, 70%। सुबह, ये प्राकृतिक नियम है। अगर आपने प्राकृतिक नियमों का पालन कर लिया तो सारी चीज़, प्रकृति के नियम अपना लिए तो आपको कहीं कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है मित्रों? और आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। जितने भी रोग होते हैं अब उस पर चले जाते हैं जब खाने पे बात आ गई। अब हम समझ लेते हैं कि हमारे लीवर में कैंसर क्यों होता है, हमारे शरीर में आपको बता दिए। तो दोस्तों लीवर में हमारा 3 दोषों से शरीर बना है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपका वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 80 प्रकार की खतरनाक बीमारियां होती हैं, और आपका पित्त रोग गड़बड़ हो गया, शरीर में 15% बीमारियां होती हैं। और पित्त दोष दोपहर के खाने से होता है, वात दोष सुबह के खाने से होता है, और रात के खाने से होता है कफ दोष। और आपके शरीर में कफ दोष आ गया तो दोस्तों 5% बीमारियां होती हैं, 5% वो भी खतरनाक, जैसे दमा, अस्थमा, एलर्जी, टीवी। ये जितने कफ वाले रोग हैं ये रात के खाने। तो आपको रात के खाने में सीधे सी बात जान लीजिए, दिन बैठने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने हैं, जितने भी ठंडा पानी नहीं पीना है। ठंडा पानी तो लीवर के लिए पॉइजन का काम करता है। आप समझेंगे क्यों? क्योंकि हमारे अंदर शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और जब 37 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान है और ऊपर से आप ठंडा पानी पिएंगे तो गर्म और ठंडा जब एक साथ होगा तो कोई ना कोई फंक्शन गड़बड़ होगा। आयुर्वेद कहता है आप अगर पूरा ज़िंदगी गुनगुना पानी पिएंगे या नॉर्मल पानी का मतलब तुरंत नल से पानी चला के तुरंत आप पीजिए, मोटर का पानी चला के तुरंत आप पीजिए। ये नॉर्मल पानी हो गया तो आपको पेट से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं होगी। जिसे वात रोग होता हो, जिसे पित्त बनता हो, जिसे कफ बनता हो, उसे तो चाहिए पूरी ज़िंदगी हमेशा पूरे दिन में गुनगुना पानी पिए, ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो 3 दोषों को आपको समझना होगा। ये 3 दोष क्यों होते हैं? दोपहर के खाने में आप दोस्तों अजवाइन ज़रूर डालिए। अजवाइन डालने से आपको कभी गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं बनेगा। और दोस्तों तो रात के खाने में आपके मेथी ज़रूर होना चाहिए। मेथी कफनाशक होती है।
मेथी कफनाशक होती, सब्जी बना रहे हैं तो उसमें मेथी का पाउडर मेथी ज़रूर डालिए, तो आपको कभी नहीं होगा। और दिन बैठने के बाद कोई ठंडी वक्त, और सुबह के खाने में, सुबह का खाना आपका सात्विक पौष्टिक होना चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है सूर्योदय के 2 घंटे तक आप अपने भर पेट खाना खा सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर और सूर्योदय का बहुत बड़ा कनेक्शन है। सूर्योदय का बहुत बड़ा कनेक्शन है। जैसे ही सूर्योदय होता है, आपके शरीर पर जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, आपकी जठराग्नि, आपका अग्नाशय, आपका लीवर उतने तेज काम करना शुरू कर देता है। और आयुर्वेद कहता है सूर्योदय होने के 2 घंटे के बाद, यानी कि अगर 7 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 9 बजे से 10 बजे तक आप भर पेट खाना खा सकते हैं। सुबह का खाना भर पेट खाना चाहिए, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए, और रात का खाना दोपहर के खाने का आधा होना चाहिए। आप समझ गए? सुबह का खाना आप भर पेट, दोपहर का खाना उससे आधा, और रात का खाना उसका आधा। और अगर हो सके तो आयुर्वेद यही कहता है कि अगर हो सके तो आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खा लीजिए। अगर नहीं खा पा रहे, आप चिड़िया को ले लीजिए, जितने भी पफ पक्षी हैं दिन बैठने के पहले ही सब कुछ खा लेते हैं, दिन बैठने के बाद वो कुछ नहीं खाते हैं। और आयुर्वेद कहता है हो सके तो आप, नहीं तो आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से आप 8 बजे खाना खा लीजिए, और 8 बजे आप खाना खा लेंगे तो 10 बजे तक सो जाइए। खाना खाने के 2 घंटे बाद ही सोना चाहिए। और दोस्तों, ये नियम आपने पालन कर लिया तो आपको कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी। कैंसर की बातें छोड़ दीजिए, कैंसर कभी नहीं होगा। फिर कैंसर ना हो, आज एक उपाय बताते हैं। चलिए दोस्तों, अगर इस पर हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आगे हम चलते हैं। इतना सीधी सी बात जान लीजिए, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, सारी बीमारियों से बचना है, तो प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। प्राकृतिक नियम क्या है? हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप मित्रों देख सकते हैं। और दूसरा क्या है, आपको खाने के नियमों का, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। आपको अगर बात रोग से बचना है, एक कैंसर किससे होता है? बात रोग से होता है। जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं तो बात रोग को आपको सही करना पड़ेगा। पानी, खाना खाते समय पानी कभी मत पीजिएगा। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, और खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीजिएगा, मोटे तौर पर आप समझ लीजिए। उसके बाद फिर क्या बना है, रिफाइंड नहीं खाना, हमने बता दिया। डालडा छोड़ दीजिए, धूम्रपान छोड़ दीजिए, और अपने शरीर को योगा प्राणायाम कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कीजिए, और उठ करके आप जाइए, तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। और ये भी बासी में, तो जो मुंह में आपके लार है, आपका अमृत है, ये जब पानी के साथ आपके पेट में जाएगा तो आपको लीवर को स्ट्रांग बना देगा, डिटॉक्स कर देगा पूरे लीवर को। उसके बाद जाइए, ऐसे स्थान पर जाइए, मॉर्निंग वॉक करिए जहाँ पर घास हो और मिट्टी हो, वहाँ पर नंगे पाँव आप मॉर्निंग वॉक करिए। अब 5 बजे तो घर छोड़ ही दीजिए, और 7 बजे तक 2 घंटे आपको जम करके बाहर पार्क में बिताइए, सूर्य की धूप में बिताइए। इस सूर्य की धूप की किरणें जब आपके शरीर पर पड़ती है तो दोस्तों, सूर्य की किरणों में क्या पाया जाता है? विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको हड्डी से संबंधित कभी कोई रोग नहीं होगा, हड्डी से संबंधित कोई रोग आपको नहीं होगा। विटामिन डी का कैप्सूल कभी नहीं लेना पड़ेगा, कैल्शियम का कैप्सूल कभी नहीं लेना पड़ेगा, और आपकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। सूर्य की धूप में इतनी शक्ति है। तो आप अगर वहाँ 2 घंटे बिता रहे हैं तो उसी 2 घंटे में क्या करना है? आपको मॉर्निंग वॉक करना है, कम से कम डेली। कैंसर से बचना है तो आपको मॉर्निंग वॉक करना है, बीमारियों से बचना है तो आपको मॉर्निंग वॉक करना है, योगा करना ही पड़ेगा, अपने शरीर को एक्टिव रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, वहाँ पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, और मॉर्निंग वॉक आधे घंटे और 5 किलोमीटर कम से कम करिए। 5 किलोमीटर में आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, और इसी में कभी कभी आप दौड़ भी लीजिएगा। अब उसके बाद क्या करना, वहीं बैठ करके 2 योगा ज़रूर करिए। एक नाड़ी शोधन योगा जिसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, और दूसरा है कपालभाति, अपने पेट के लिए, लीवर के लिए, क्योंकि लीवर ही आपके पूरे शरीर की मशीन है, इसे आपको सुरक्षित और निरोग रखना है। तो अनुलोम विलोम, कपालभाति हम कैसे करें, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं मित्रों, आप देख सकते हैं। 2 योगा जरूर करिए, 15 से 20 मिनट कपालभाति, 20 से 25 मिनट आपको अनुलोम विलोम। उसके बाद हो सके तो शीर्षासन, शीर्षासन, और जो दोस्तों सूर्य प्राणायाम, या जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वहीं पे 2 घंटे आपको करना, बैठना नहीं। और लास्ट में आपको करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन ज़रूर करिए, इससे आपका दिमाग बढ़ता है,
और दोस्तों सोचने की क्षमता आपकी बढ़ती है। तो वहीं पे ध्यान में आप अपने आप को बिताइए 2 घंटे। अब अगर ये प्रक्रिया आपने अपना लिया तो आपको कैंसर क्या कोई बीमारी नहीं हो, कोई बीमारी नहीं होगी, हमने जो बता दिया। ये नियम का पालन करिए, स्वस्थ और निरोग रखिए। अब चलिए मेन बात पे चलते हैं। अगर किसी को कैंसर हो ही गया है, चाहे लीवर का कैंसर हो, चाहे लीवर का कैंसर हो, या शरीर में कहीं पे भी कोई गांठ हो, शरीर में कहीं पे भी कोई गांठ बन गई है, तो दोस्तों इसे 100% रिजॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज तक तो गारंटी है ये 2 से 3 महीने में आपका रिजॉल्व हो जाएगा, और इसे आप पिलाते रहेंगे तो कुछ ही महीनों में पूरा जड़ से ख़त्म हो जाएगा, पूरा जड़ से। हाँ, फोर्थ स्टेज के लिए हम गारंटी नहीं लेंगे। फोर्थ स्टेज में हो सकता है कि आपको 60% संभावना हो, लेकिन अगर उस इंसान का नसीब है तो दोस्तों 100% वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे ही करना है, और उतने ही नियमों का पालन करना है। और इसका दोस्तों ये भी जान लीजिए, कैंसर कई तरह के होते हैं और शरीर में कई स्थानों पर पाए जाते हैं, ये भी समझने की ज़रूरत है। अगर कैंसर ऐसे स्थान पर है जिसे काट के निकाला जा सके, हाथ में, उंगली में, या ऐसे शरीर के पार्ट में, मुंह में, जैसे कभी कभी चौभर में हो जाता है, तो दोस्तों ऐसे भी स्थान पे जहाँ से काट के निकाला जा सके उसी का इलाज है, उस पार्ट को काट के निकाल दिया जाता है। हालांकि चेहरा या शरीर विकृत हो जाता है, लेकिन चारा ही यही है, उसे काट के निकाल दिया जाए, उस स्थान पे सही हो जाता है। लेकिन अगर कैंसर ऐसे स्थान पे है कि इसे काट के नहीं निकाला जा सकता है, तो उसका एलोपैथ क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं उसका उपचार नहीं है। हाँ, आदमी को सांत्वना देने के लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तमाम तरह की थेरेपी की जाती है, लेकिन ये जो भी थेरेपी की जाती है इसमें आपके शरीर के बाल उड़ जाएंगे, और जिसके साथ ये थेरेपी की जाती है जितना वो इंसान दोस्तों उसे नहीं कैंसर से झेल रहा है, उससे ज़्यादा उसे सहना पड़ता है ये जो थेरेपी दी जाती है। इस थेरेपी में उसे बहुत कष्ट होता है, लेकिन समाज क्या करे, हम आप परेशान हैं। अगर हम आप दिखाएंगे नहीं तो हमारा ये समाज हमें जीने नहीं देगा। यही कहेगा कि भैया ये तो इनका लड़का बड़ा कंजूस है, बाप मर रहा है कैंसर से, ये दिखा नहीं लें। अब ये कहेंगे कि आज की टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई, जानते कुछ नहीं, समझते कुछ नहीं, लेकिन ये कहेंगे कि आज की टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई, ये अमेरिका लेके चले जाएं, ये पीजीआई लेके चले जाएं, ये फला में मेडिकल कॉलेज लेके चले जाएं, एक एक दवा पड़ी हुई है, एक एक इंस्टीट्यूट पड़े हैं, ठीक कर देगा। पता कुछ नहीं है, लेकिन सचुएशन ज़रूर देंगे, सचुएशन ज़रूर देंगे कि आप लेके जाइए, सलाह ज़रूर मिलेगा। जिसके घर में ये हो जाता है, जितना तो बेचारा अपने परिवार को लेकर परेशान है, उससे ज़्यादा तो सलाह सुन सुन के परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में हो जाता है। आदमी मजबूर में अपना खेत बेच करके, कुछ ना कुछ करके, घर की कोई ऐसी संपत्ति बेच करके वो जाकर इलाज कराता है। मिलता क्या है, ढाक के 3 पत्ते। पेशेंट से भी हाथ धोना पड़ता है, परिवार के अपने अनमोल सदस्य से भी हाथ धोना पड़ता है, और पैसे से भी हाथ धोना पड़ता है। मित्रों, किसी के घर में कोई भी कैंसर है तो उसमें कोई कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी काम नहीं करेगी, सिर्फ आपको अपने शरीर के सांत्वना के लिए। तो दोस्तों, उससे पहले आप खुद बच लीजिए। अगर हो गया है तो उसे घर लाइए, उनकी सेवा करिए, और जो मैं उपाय बता रहा हूँ उसे आप करिए, 100% ठीक हो जाएगा। इस उपाय को हमने एक नहीं बहुत लोग ठीक हुए, और आपका नसीब रहा पूरा सही से आपने पालन कर दिया तो ठीक हो जाएगा। चलिए, करना क्या है, शरीर में कहीं पे कोई प्रकार का कैंसर है तो दोस्तों ये अपनाना है। आपको क्या लेना है, गाय का मूत्र लेना है, गाय का मूत्र, वो भी काली गाय। पूरा ध्यान से सुनिएगा मित्रों, वही करना है जो मैं बता रहा हूँ। गाय का मूत्र बिकता भी है, वो काम नहीं करेगा, ये आप जान लीजिए। चूँकि वो जो हर एक गाय का वो लोग बेचने के चक्कर में, धंधा करने के चक्कर में वो गाय का आपको नहीं देंगे जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। आपको गाय कौन सा चाहिए वो भी मैं बताऊँगा, ये आप ध्यान से। आपको गाय का मूत्र चाहिए, गाय का मूत्र देसी गाय का चाहिए और काली गाय का चाहिए। पूरा नोट करते, गाय का मूत्र देसी गाय का और काली गाय का चाहिए, और वैसी गाय का चाहिए जो बांधी जाती, उसका नहीं चाहिए, जो गाय चरती हो, जिसे चराया जाता है। गांव में ऐसी गाय पाई जाए, और वो गाय नहीं चाहिए, साहिवाल नहीं चाहिए, साहिवाल नहीं चाहिए, हरियाणा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ देसी गाय।
आप लोग समझते होंगे देसी गाय का। और काली गाय, फिर रिपीट कर रहे हैं, देसी गाय काली गाय जो बांधी गई हो नहीं चाहिए, जो चरती फिरती हो। जो चरती तो तरह तरह की घासें चरेगी, इसीलिए उसमें शक्ति होती है। तो काली गाय के आपको लेना है मूत्र। कितना लेना है? 1 कप लेना है। 1 कप में क्या डालना है आपको? डालना है उसमें हल्दी का पाउडर 1 चम्मच। हल्दी का पाउडर भी मित्रों आपके घर का चाहिए, पीसा हुआ मार्केट का नहीं, उसमें आर्टिफिशियल कलर होता है। तो देसी हल्दी मिल जाए या जो भी हल्दी मिल जाए, आप हल्दी लाइए साबुत, उसे पिसवाइए। 1 चम्मच हल्दी का पाउडर। आपको पुनर्वा चूड़ मिल जाएगा, या पुनर्वा आप जड़ी लाइए, उस जड़ी को घर पर खुद पीस लीजिए, नहीं तो चूड़ लाइए। आप पुनर्वा चूड़ मांगेंगे मेट पे, आयुर्वेदिक दवाओं पे मिल जाएगा, पंसारी के यहाँ मिल जाए। तो 1 चम्मच पुनर्वा चूड़, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, और उसी में आप डाल के उबाल दीजिए। आप एक कप गाय का मूत्र जो लाए हैं उसी की तरह, चाय की तरह आप बना लीजिए, चाय की तरह उबाल लीजिए। अब उसी बाद थोड़ा सा रख दीजिए, टेम्परेचर ठंडा हो जाए। अब ठंडा होने के बाद उसी को आपको पिलाना है। उसी को खाली पेट कुछ नहीं, 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाएंगे, और इसे पीने के 2 घंटे बाद ही कुछ खाना है, कुछ नहीं खाना है। आपको उसे पिलाना है रोज़ सुबह खाली पेट। अब आप जब रोज़ सुबह इसे खाली पेट पिलाएंगे, आप देखेंगे 1 ही महीने में वो पेशेंट की एकदम बदल जाएगी। तीसरे दिन ही उसके चेहरे पर अजीफा आ जाएगा, और 1 महीने जाते जाते रिजॉल्व हो जाएगा। ये पहली प्रक्रिया है। दोपहर 2 बजे क्या देना है? दोपहर 2 बजे देना है दही, और उसी गाय का जो हमने बताया है। आप एक गाय खरीद लीजिएगा, अगर गाय ना हो, देसी गाय का घी, और घी पैकेट का नहीं, आपको खुद जमाना है, उसका दूध निकालना है। दूध निकालने के बाद आप मट्टी का जो आता है, जिसे हम मटका वगैरह जो भी कहते हैं, उसी में घी को आपको, दूध को दही बनाना है। दूध का क्या करना है? दही बनाना है। उसी दही को 250 ग्राम से 300 ग्राम जो खा सके, 250 ग्राम से 300 ग्राम दही लेना है, और उसमें 50 ग्राम गुड़ मिलाना है। 50 ग्राम गुड़ मिलाना है, और दोस्तों क्या मिलाना है? उसमें चूना मिलाना है। चूना कितना लेना है? 1 गेहूं के बराबर। 1 गेहूं के बराबर चूना मिला करके, तो अगर चूना मिलाइएगा तो गुड़ मत मिलाइएगा, और गुड़ मिलाइएगा तो चूना मत मिलाइएगा, दोनों में से एक आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे देना है। अगर उनके लीवर में है तो चूना मत मिलाइएगा। शरीर में और कहीं कैंसर है तो वहाँ चूना मिला दीजिएगा। अगर लीवर कैंसर है तो उसमें दोस्तों आप गुड़ मिला करके इसे दोपहर में खाना है। अब उसके बाद क्या देना है? रात्रि 9 बजे उन्हें देना है गाय का दूध। उसी गाय का दूध, देसी गाय का, काली गाय का दूध। देसी गाय का दूध 300 ग्राम लेना है। अब उसमें क्या डालना है? हरी इलायची का पाउडर 1 चम्मच, हरी इलायची का पाउडर 1 चम्मच आपको उसी दूध में डाल के उबालना है, और उसमें आधी चम्मच आपको डालना है हल्दी का पाउडर। हल्दी के पाउडर में दोस्तों क्या पाया जाता है हमने बताया नहीं, करक्यूमिन पाया जाता है। करक्यूमिन जो कि कैंसर के सेल को मारता है। ऐसी एक ही दवा है पूरे वर्ल्ड में, हल्दी, जिसमें प्रकृति रूप से, नेचुरल रूप से कैंसर के सेल को मारने की क्षमता है। तो गाय के क्या मिलाना है? हरी इलायची भी कैंसर के सेल को मारती है। तो दोस्तों हरी इलायची का पाउडर नहीं लाना, साबुत लाना, घर पे पाउडर बना लेना। तो 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, और 300 ग्राम दूध में उबाल दीजिएगा। उबालने के बाद रात में सोते समय 6 ग्राम त्रिफला आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसे खरीद लीजिएगा, बड़ा सस्ती दवा है, कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, 30 रुपये में आपको 100 ग्राम मिल जाएगा। तो 6 ग्राम त्रिफला उसी गर्म दूध के साथ, दूध हल्का सा गर्म रहेगा, गर्म दूध के साथ सोते समय देना। अब अगर 8 बजे खाना खाए हैं तो इसे 9 बजे देना है। 9 बजे पीने के बाद 1 घंटे बाद आप सोएंगे, 1 घंटे बाद सोना है। तो आप जान गए 3 उपाय सिर्फ करना है, और ये 3 उपाय 3 महीने में कैंसर को ठीक कर देगा। फर्स्ट और सेकेंड थर्ड स्टेज को कैंसर को ठीक कर देगा दोस्तों 100%। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको कोई एलोपैथिक दवा नहीं देना पड़ेगा। अगर कैंसर किसी को हो गया है तो आप जानते हैं कितना असहनीय दर्द हो, चाहे वो लीवर कैंसर हो, चाहे किसी भी प्रकार का कैंसर हो, तो दोस्तों उसे ज़रूर दर्द बहुत तेज़ होता है। तो इसे दवा आप जिस दिन से शुरू करेंगे उनकी शरीर में कभी कोई दर्द होगा नहीं।
कोई दर्द नहीं होगा और वो स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों ये तीनों प्रक्रिया अपनाइए और मरीज के हित में स्वस्थ बना दीजिए। आपका पैसा एक भी नहीं खर्च होगा। लेकिन ये दवा तब काम करेगी, ये भी आप सुन लीजिए, अगर आपने उन्हें रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, कोई थेरेपी आपने करवा दिया है तो दवा काम नहीं करेगी। कोई भी थेरेपी अगर उनके साथ हो गई है तो दवा काम नहीं करेगी। ये दवा उसी को काम करेगी जिसको कोई थेरेपी नहीं दी गई, जिसे कोई थेरेपी नहीं दी गई है उसे 100%। हाँ, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वाले पेशेंट को मत दीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसका तो बस एक ही इलाज है, राम नाम लीजिए, पैसा मत खर्च कर दीजिए, उनको कोई तकलीफ़ ना हो मित्रों। तो ये कारगर तीनों उपाय अपनाइए, स्वस्थ और निरोग रहिए। लेकिन आपको कैंसर ना हो उसके लिए भी एक उपाय बताते हैं, ये भी सुन लीजिए। आप ये जानते हैं कि आपको कैंसर ना हो तो भविष्य में आप 1 गिलास गाय का दूध, वो भी देसी पैकेट का नहीं, 1 गिलास गाय के दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर, ये दोनों आप रात सोते समय उबाल कर पीजिए। कभी आपको कोई कैंसर नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा ही है, जैसे हमने बताया, हल्दी में जो करक्यूमिन पाया जाता है, एक कैंसर के सेल को बहुत तेज़ मारता है और कैंसर के सेल को बनने नहीं देगा। अगर आपको कैंसर से बचना है तो इस प्रक्रिया को अपना लीजिए। एक जो कुत्ता लोग पालते हैं, लोग कुत्ता बहुत शौक से पाल रहे हैं, कुत्ता के स्थान पर उससे सस्ता पड़ेगा एक देसी गाय पाल लीजिए। एक देसी गाय पाल लीजिए और आप स्वस्थ और निरोग रहिए पूरे परिवार को। तो दोस्तों आप सुन लीजिए, अगर आपको कैंसर से बचना है तो देसी गाय का दूध ही 250 ग्राम से 300 ग्राम में आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच हरी इलायची का पाउडर डाल के उबाल के सोते समय पीजिएगा। याद रखिएगा, जब दूध पीजिएगा उसके 1 घंटे के बाद सोना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। दूध पीने के बाद मुंह में एक घूंट पानी भी नहीं डालना है, ऐसे सो जाना है। ये नहीं कि हम मुंह खंगाल लें, कुछ कर लें, कुछ नहीं करना है, ऐसे सो जाना है। आपको पूरी ज़िंदगी में कभी किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होगा, ये आप देख जाएंगे। तो दोस्तों ये प्रक्रिया अपनाइए और समाज के हित के लिए, पूरे देश हित के लिए ये वीडियो को पूरा वायरल कर दीजिए, हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए, जिससे सब लोग सुरक्षित रहें। कैंसर भगा दीजिए, लेकिन कैंसर भगाने के लिए ये भी ज़रूरी है, और जिससे कैंसर होता है उसको भी करना ज़रूरी है। उसको आपको पालन करना पड़ेगा, उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं मित्रों ऐसे ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ अगले वीडियो में।